गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लगभग 5-6 दिन के बाद। आज हम लोग सोशल साइकोलॉजी से कुछ पढ़ेंगे। आज हम लोग बात करते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, मीटिंग, लाइकिंग, लविंग एंड बिकमिंग एक्वेंटेड। आज क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से हम कुछ मोटिवेशनल बात करते हैं। आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? अभी जो हमारे देश की स्थिति है, आप लोग तो काफ़ी चिंता करते होंगे। देखिए, हर एक मनुष्य के जीवन में एक समान बराबर समय नहीं जाता है, अप डाउन होते रहता है। और यही विपत्ति काल में आदमी अपने को संतुलित करके, अपने को बैलेंस करके समय का सदुपयोग जो कर लेता है वो आगे निकलता है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से हम आग्रह करेंगे, आप योग को अपनाएं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। आशा करते हैं आप सभी ने योग किया होगा। खाली एक दिन करने से नहीं होगा, आप निरंतर प्रत्येक दिन सुबह शाम योग करिए। योग से मन एकाग्र होता है और हम अपने आप को संतुलित कर पाते। एक्चुअली हमारे शरीर में बहुत सारा ग्लैंड्स है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज इत्यादि। जब हम लोग योगा करते हैं, आसन करते हैं, ये जो योगा पोस्चर्स हैं, ये हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि और बहुत सारे मुनि ऋषियों लोग तपस्या करके ऐसा एक एक पोस्चर्स दे के गए हैं, जिस पोस्चर्स को करने के बाद हमारे अंदर में जो ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स ठीक रहता है और इस ग्लैंड से जो रस क्षरण होता है उसको बोलते हैं हार्मोन्स। और हार्मोन्स सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलता है और हमारा बिहेवियर को इफेक्ट करता है। आज जिसके पास अगाध धन है, जो गरीब है, मजदूर वर्ग के हैं, विद्यार्थी है, सभी लोग स्ट्रेस में है, काफ़ी तनाव में है। जिसके पास समय है घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहा। लेकिन आप सभी को ये चीज़ ध्यान देना है कि ऐसा समय का सदुपयोग आपको करना है और अपने मन को नियंत्रित करके आपके जो सिलेबस हैं उन सिलेबस को अच्छा से आप कंप्लीट करिए। आपके लिए हम 24 घंटा तत्पर हैं। आप सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर है। कभी भी किसी भी तरह का मन में तकलीफ हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, आप बेझिझक फोन करिए और अपना जो भी समस्या है बताइए। चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे किसी भी तरह का अपना मनोवैज्ञानिक समस्या हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, साइको सोशल रिलेटेड हो, चाहे वेलबींग से रिलेटेड हो। कॉलेज की तरफ से मेरा और बैस सर का नंबर जारी किया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो आप लोग जरूर फोन करिए। फोन से सलाह लीजिए, अच्छा से पढ़िए, मन को नियंत्रित करिए, डेली थोड़ा सुबह योगा करिए और पढ़ाई में लगिए। तो अब हम लोग विषय पर आते हैं। हम लोग का विषय है आज सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी से हम 3-4 दिन 5 दिन आपको क्लास दे चुके हैं और सोशल साइकोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी आसान है, समझने लायक सब्जेक्ट है। सोशल साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी? ये सारा बातें आपको हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार आपको रिवीजन कराते हैं। क्या आप याद रखें? सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक फील्ड। क्या है? सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक फील्ड that seeks to understand the nature and causes of individual behavior and thought in social situation.
क्या है? सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड थॉट इन सोशल सिचुएशन। ये जो सोशल साइकोलॉजी है एक साइंटिफिक फील्ड है जरूर सोशल साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन इट इज साइंटिफिक फील्ड, क्योंकि साइंस जो मेथड का यूज करता है सोशल साइकोलॉजी भी उसी मेथड का यूज करता है। और इसमें क्या किया जाता है? इंडिविजुअल बिहेवियर और थॉट का अध्ययन कर साइंटिफिक तरीके से सोशल सिचुएशन। मैंने आपको बताया था स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का कार्य क्षेत्र क्या है, याद है? सोशल साइकोलॉजी का कार्य क्षेत्र एटीट्यूड, मनोवृत्ति, व्यक्ति का मनोवृत्ति को जानना, उसको नापना, मेजर करना, प्रेजुडिस, फिर सोशल इन्फ्लुएंस की बात किए थे हम। सोशल इन्फ्लुएंस में 3 चीज की बात किए थे, कन्फर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। क्या होता है कन्फर्मिटी में? हम स्वतः जो हमारे सोसाइटी में और लोग जैसे आचरण कर रहे हैं और लोग जैसे पहनावा कर रहे हैं, यानी कि जो और बाकी 10 लोग हैं उनके व्यवहार के साथ अपना व्यवहार जब हम स्वतः उसको एक मैच कर लेते हैं, दैट इज कन्फर्मिटी। एंड कंप्लायंस, कंप्लायंस में जब हम अपना बिहेवियर को चेंज करते हैं, हमारा एटीट्यूड को चेंज करते हैं। कैसे? कि किसी के दिशा निर्देशन में, किसी का डायरेक्शन में जब करते हैं। हम आपको 2 टेक्निक्स बताए थे कंप्लायंस का, फुट इन द डोर टेक्निक एंड डोर इन द फेस टेक्निक। क्या होता है फुट इन द डोर टेक्निक? फुट इन द डोर टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं? फुट इन द डोर टेक्निक, दरवाजा की ओर पैर बढ़ाना। सोच के देखिए, यानी कि इसमें हम छोटा रिक्वेस्ट लेके किसी के पास जाते हैं और जब उसको राजी करा लेते हैं, उसको मना लेते हैं, मनाना, परसू कर लेते हैं। ठीक है भैया, ये एक साड़ी ले लो, बेचने आया है कोई सेल्स में, एक साड़ी ले लो, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा क्वालिटी की है। जब उसने हाँ कर लिया एक साड़ी खरीदने, तब उससे हम और 3-4 साड़ी खरीदवा ली। तो फुट इन द डोर टेक्निक। और डोर इन द फेस टेक्निक्स, पहले बड़ा सा रिक्वेस्ट लेकर जाएंगे, नहीं मानेगा, अंततः क्या करेंगे? एक छोटा सा रिक्वेस्ट को मनवा लेंगे। सॉरी, जैसे मान के चलिए कहीं दुर्गा पूजा हो रहा, उसका चंदा लेने किसी व्यवसायी के पास गए हैं, 4-5 लोग मिलके चंदा लेंगे। पहले बोल देते हैं कि भाई 1000 दो, नहीं हम नहीं दे पाएंगे 1000, 500 दो, 200, अंत में 100 रुपया ही लेके आते हैं। दैट इज फेस इन द डोर टेक्निक। तो 2 तरह का और 3-4 टेक्निक्स है, जब डिटेल्स इसको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो उसी तरह से आपको सोशल परसेप्शन के बारे में बताए थे। सोशल परसेप्शन में क्या है? हम दूसरों को कैसे जानते हैं, उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताए थे, केली एट्रीब्यूशन थ्योरी। उसका 3 कंपोनेंट था। क्या क्या था, याद है? एक था कंसेंसस, कंसिस्टेंसी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। यानी कि डिफरेंस। आप लोग पढ़े हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि आप विभेद कर पा रहे हैं कि नहीं। तो कंसेंसस क्या था? सहमति, बाकी 10 लोग जैसा कर रहे हैं वो भी कर रहा है, यानी कि कंसेंसस। कंसिस्टेंसी, बार बार करना, और डिस्टिंक्टिवनेस मतलब विभेद करना। तो इसमें 2 बातें हम बताए थे कि कोई भी काम कर रहा है गुणारोपण, हम उसको कॉजेल एट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 तरह की कारण मानते हैं, एक इंटरनल कॉज, एक एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉज को क्या करते हैं? उसको डिस्पोजिशनल बोलते हैं,
और एक्सटर्नल कज को सिचुएशनल कज। डिस्पोजिशनल मतलब ट्रेट में, ठीक है। तो इसमें क्या था, हाई लो की बात था। अगर तीनों हाई हाई रहेगा तब क्या कारण होगा, किसको माना जाएगा कॉज, एक्सटर्नल कॉज माना जाएगा। और हाई हाई एंड लो अगर होगा तो उसको माना जाएगा इंटरनल कॉज। उदाहरण देके आपको समझाते हैं। जैसे जैसे हिमांशु जब भी क्लास में शिक्षक आते हैं, जब भी क्लास में सर आते हैं, तब भी हिमांशु चिल्लाता है और स्टूडेंट भी चिल्लाता है और हमेशा चिल्लाता है। तो क्या हो गया, हिमांशु चिल्लाता है, साथ में और स्टूडेंट चिल्लाता है, यानी कि क्या हो गया, कंसेंसस हाई हो गया, कंसिस्टेंसी भी हाई हो गया। और क्या है, सब टीचर पर नहीं चिल्लाते हैं, खाली एक टीचर जो आते हैं पाल सर, उन्हीं पर चिल्लाता है, बाकी टीचर पर नहीं चिल्लाते। तो इसमें क्या हो गया, कंसेंसस हाई हो गया, हाई, और कंसिस्टेंसी भी हाई हो गया, और डिस्टिंक्टिवनेस हाई होगी। तीनों हाई हाई अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्सटर्नल कॉज। यानी कि हिमांशु में कोई दोष नहीं है, गड़बड़ है सर, क्योंकि उसी सर पर ही चिल्लाते हैं, सभी लोग चिल्लाता है। अगर खाली हिमांशु चिल्लाता है तो क्या हो जाएगा, कंसेंसस लो हो जाएगा, बाकी कोई नहीं चिल्ला रहा, हमेशा चिल्ला रहा, कंसिस्टेंसी हाई हो जाएगा। और सब पर चिल्ला रहा, जो भी सर आ रहे हैं सब पर हिमांशु चिल्ला रहा, तो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्टिवनेस लो हो जाएगा, यानी कि वो डिफरेंस नहीं कर रहा है। तब किसको कॉज माना जाएगा, इंटरनल फैक्टर, यानी कि डिस्पोजिशनल कॉज माना जाएगा। ये बातें आपको बता चुके हैं, जो लोग क्लास में नहीं थे या जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, उन लोगों के लिए फिर दोबारा या एक बार हम फिर से रिवीजन कर दिए। तो ये था सोशल परसेप्शन, यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे। बाकी हम लोग का प्रो सोशल बिहेवियर, फिर क्लोज रिलेशन, आज हम लोग प्रो सोशल बिहेवियर की बात कल करेंगे। आज हम लोग क्लोज रिलेशन यानी कि फैमिली, फ्रेंड और लवर्स एंड स्पाउस से एक संबंधित टॉपिक है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। दैट मीन्स मीटिंग, यानी कि मिलना, मीटिंग, लाइकिंग पसंद करना, लविंग एंड बिकमिंग एक्वांटेड मतलब दूसरों से परिचित। मनुष्य एक सामाजिक जीव है और सामाजिक जीव होने के नाते एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है और एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन से हमारा तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। आकर्षण एक बीमा के साथ प्रकट होता है, जिसका प्रसार प्रबल पसंद से प्रबल नापसंद तक है।
इंग्लिश में बैरन और बैरन, रॉबर्ट बैरन ने एक डेफिनेशन दिए है, वो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन refers to one's attitude about another person. Attraction involves an evolution along a dimension that ranges from strong liking to strong dislike. लिख देते हैं, आप लोग इसको interpersonal attraction refers to one's attitude about another person. क्या है? इंटरपर्सनल अट्रैक्शन रेफर्स टू वंस एटीट्यूड अबाउट अनदर पर्सन। ये क्या है? दूसरे के प्रति हमारा एक एटीट्यूड है। अट्रैक्शन इन्वॉल्व्स एन इवोल्यूशन along a dimension that range from strong liking to strong dislike। मतलब प्रबल पसंद से लेके प्रबल नापसंद तक। इसको कैसे, ये है हम जो आयाम है उसको किस तरह से दिखाया गया उसको आपको हम बता, ये आप लोग नोट कर चुके हैं। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन रेफर्स टू one's attitude about another person। क्या है? Interpersonal attraction refers to one's attitude about another person. Attraction involves an evolution along a dimension that ranges from strong liking to strong dislike। यानी कि अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। आकर्षण एक आयाम के साथ प्रकट होता है जिसका प्रसार प्रबल पसंद से प्रबल नापसंद तक होता है। हिंदी में भी लिख दो क्या? लिख देते हैं, चलिए। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। आकर्षण एक आयाम के साथ प्रकट होता है जिसका
प्रसार, प्रबल पसंद से प्रबल नापसंद तक है। क्या है? अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। अंतर्वैयक्तिक आकर्षण से तात्पर्य दूसरों के प्रति हमारी मनोवृत्ति से होता है। आकर्षण एक आयाम के साथ प्रकट होता है। आकर्षण एक आयाम के साथ प्रकट होता है जिसका प्रसार प्रबल पसंद से प्रबल नापसंद तक है। लिख चुके हैं आप लोग? अब इसको एक टेबल से हम आपको बताते हैं किस तरह से ये, तब आपको इस परिभाषा से आओ आप स्पष्ट हो जाओ। लेवल ऑफ सबसे 3 कॉलम बन जाएगा। सबसे पहला कॉलम में है लेवल ऑफ एट्रैक्शन, लेवल्स ऑफ एट्रैक्शन। दूसरा कॉलम है इवैल्यूएशन कैटेगरी, evaluation category and example of interaction। अब देखिए आयाम इसका 5 में है। क्या है? क्या बोले थे? स्ट्रॉन्ग, क्या बोले थे? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, देन माइल्ड, माइल्ड लाइकिंग, then neutral, then mild disliking, and strong disliking। मैंने परिभाषा में आपको बता चुका हूं स्ट्रॉन्ग लाइकिंग से स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग। अब बात आता है जैसे स्ट्रॉन्ग लाइकिंग में हो जाएगा फ्रेंड, क्लोज, क्लोज एक्वांटेंस। एक्वांटेंस मतलब होता है परिचित। नेक्स्ट सुपरफिशियल एक्वांटेंस, फिर एनोइंग एक्वांटेंस, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल तो अवांछनीय।
माना जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, निषेधात्मक। सुपरफिशियल मतलब नापसंद, ना पसंद है, नापसंद। क्लोज अकाउंट्स मतलब काफी क्लोज ये होगा। अब इसमें क्या करेगा, स्पेंड टाइम टुगेदर, एक साथ समय बिताएगा। ज्वाइंट प्लान करेगा। इसमें माइंड लाइकिंग में क्या करेगा, एंजॉय इंटरेक्टिंग व्हेन यू हैपन टू मीट, जब क्या होगा, कहीं भेंट हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं मुलाकात हो जाएगा तो एक दूसरे को विश करेगा, ग्रीटिंग करेगा। हाँ, एंजॉय इंटरेक्टिंग when you happen to meet। इसमें क्या होगा, recognize each other and exchange greeting। इसमें एवॉइड करेगा और एक्टिवली प्रिपेयर, एवॉइड करेगा ऊपर, और इसमें क्या करेगा, लास्ट में एक्टिवली एवॉइड कॉन्टैक्ट। अब आपको हम समझाते हैं। ये जो हमारा इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है, इतना ये 5 आयामों में है। हम जिसके प्रति स्ट्रांग लाइकिंग है, यानी कि प्रबल हमारा पसंदगी है, वैसा क्या है, कैटेगरी क्या होगा, फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे, उनके साथ रहने में, साथ समय बिताने में अच्छा लगेगा। जैसे हमें एक दोस्त के साथ समय बिताने में अच्छा लगता है, उसी तरह से स्ट्रांग लाइकिंग में करेंगे। ज्वाइंट प्लान करेंगे, कहीं पिकनिक जाएंगे, कहीं टूर में जाएंगे, उनके साथ जाने में आनंद लगेगा। माइंड लाइकिंग हल्का जिसको पसंद करते हैं, जैसे क्लोज एक्वांटेंस, कोई काफी नजदीकी परिचित वाला है। एंजॉय इंटरेक्टिंग व्हेन यू हैपनिंग टू मीट, जब उनसे भेंट हो जाता है बहुत दिन के बाद तो एक दूसरे का इंटरेक्टिंग करते हैं, खुशी लगता है, अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रल, जो न्यूट्रल जिसमें है, लेवल अट्रैक्शन जिसमें होगा, तो उसमें क्या है, सुपरफिशियल एक्वांटेंस, ना पसंद होगा ना नापसंद होगा। रास्ते चलते कहीं भेंट हो गया, कहीं पार्टी में भेंट हो गया, हाई हेलो हो गया, बस है ना, रिकॉग्नाइज करेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे को थोड़ा सा पूछ पाछ लेंगे, भाई कैसे हो, कहाँ हो, कैसे चल रहा है। माइंड डिसलाइकिंग, हल्का सा जिसको डिसलाइकिंग करेंगे तो उसमें चाहेंगे कि उससे बात नहीं करें, थोड़ा अवॉइड करेंगे। और स्ट्रांग डिसलाइकिंग में क्या है, वो अगर पूरब जाएगा तो हम पश्चिम जाएंगे। हाँ, जब जान रहे हैं कि उस पार्टी में वो पहुंचा है तो वहां से हम लोग कर निकलते। तो इस तरह से ये 5 आयाम था। नोट डाउन हो गया, नोट डाउन कर लिए हैं। अब इसको इरेज कर सकते हैं हम। तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं डेफिनेशन, नेचर बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं आपका स्टर्नबर्ग का लव थ्योरी के बारे में।
ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लाभ, क्या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में स्टर्नबर्ग काफी काम किए हैं और उन्होंने प्यार को, लाभ को अलग अलग 7-8 प्रकार के लाभ के बारे में बताए हैं और ट्रायंगुलर, उनका थ्योरी को ट्रायंगुलर थ्योरी के रूप में माना जाता है। ऐसे तो कई मनोवैज्ञानिक लोग इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में, लविंग में लाभ थ्योरी काफी बता चुके, जैसे फ्रॉयड ने भी दिए हैं लाभ थ्योरी, स्टर्नबर्ग दिए हैं, फिर आपका मेस्लो दिए हैं और 3-4 लोग दिए हैं। बाद में पढ़ेंगे, अभी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका ट्रायंगुलर थ्योरी, स्टर्नबर्ग का ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लाभ में सबसे ऊपर में है लाइकिंग और फ्रेंडशिप। और इस कोना में है इनफैचुएशन लव, ठीक है। और इस कोना में है एम्प्टी लव। इसको इरेज कर देते हैं, क्या पढ़ना था वो लिखे थे। एम्प्टी लव। आगे जब आप लोग नेट वगैरह के लिए तैयारी करेंगे तो इस थ्योरी से काफी क्वेश्चन आता है। तो सबसे ऊपर का कोना में है लाइकिंग और फ्रेंडशिप, लेफ्ट साइड का कोना में है इनफैचुएशन लव और राइट कॉर्नर में है एम्प्टी लव। अब इस साइड में है रोमांटिक लव और नेक्स्ट इस साइड में है बीच में है कॉन्जुमेटिव लव और आपका नीचे है फेचुअस लव। एक आप भूल रहे हैं, कॉम्पेनियोनेट लव। इधर है कॉम्पेनियोनेट लव। तो ये था आपका 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार का लाभ। और एक्स्ट्रा एक उन्होंने एक और लाभ की बात किया है, वो है नॉन लाभ। उन्होंने लाभ के मेन 3 कंपोनेंट्स का बात किया था। सबसे पहला है इंटीमेसी, मतलब घनिष्ठता।
और पेशन, पेशन और कमिटमेंट। कमिटमेंट, ये तीन कंपोनेंट्स के बारे में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बात की। क्या क्या तीन? इंटीमेसी, पेशन और कमिटमेंट। तो ये जो लाइकिंग है, ये लाइकिंग में क्या है? लाइकिंग में only one component is there present, that is intimacy. इंटीमेसी क्या होता है? एक लाइन नोट कर लीजिए, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस। क्या है? फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, कनेक्टेडनेस and bondness in loving। क्या? फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, कनेक्टेडनेस एंड बॉन्डनेस इन लव। ठीक है, दैट इज इंटीमेसी। पेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल और रोमांटिक फीलिंग फॉर समवन। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल और रोमांटिक फीलिंग फॉर समवन एंड आप कमिटमेंट, कमिटमेंट आप समझ रहे हैं, प्रतिबद्धता, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबद्धता। किसी के प्रति जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं या प्रतिबद्ध होते हैं, दैट इज प्रतिबद्ध। तो इनके अनुसार, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार, ये जो लाइकिंग है इसमें केवल वन कंपोनेंट ही रहता है। लाइकिंग में क्या रहता है? केवल और केवल इंटीमेसी रहता है, घनिष्ठता रहता है। और दूसरा है इनफैचुएशन लव में ओनली पैशन रहता है। पैशन का मीनिंग हम लिख दिए आपको। अब रोमांटिक लव में इसमें रहेगा इंटीमेसी एंड पैशन, इंटीमेसी एंड पैशन रहेगा। ठीक है। कॉम्पेनियनेट लव में क्या रहेगा? इसमें इंटीमेसी रहेगा एंड कमिटमेंट रहेगा। यहां भी दो कंपोनेंट है, वहां भी दो कंपोनेंट। और फेचुअस लव में पैशन प्लस कमिटमेंट रहेगा, पैशन एंड कमिटमेंट रहेगा। और जो कंज्यूमेटिव लव है इसमें तीनों रहेगा, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। कमिटमेंट सॉरी। ठीक है, क्लियर?
और नॉन लाभ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये 8वां प्रकार का हो गया। मैंने 7 प्रकार का है, उसको लेके 8 प्रकार का। अब देखिए लाइकिंग जस्ट लाइक फ्रेंड, ठीक है। इन्फेचुएशन लाभ में केवल पैशन रहेगा, एम्प्टी लाभ में केवल कमिटमेंट रहेगा। बहुत सारा कपल्स में देखेंगे शादी के कुछ दिन बाद जो सोशल या अरेंज मैरिज होता है, उसके बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा परिवार मिलेगा जिसमें केवल कमिटमेंट है। पति कमाता है और बाल बच्चा को या पत्नी को पैसा दे देता है, खाना ले आता है, उसका सुख दुख में जो भी ये है वो कमिटमेंट है। केवल ना समय है उसके पास एक साथ बैठ के गप करने का, और ना ही उसके पास पैशन है। तो ऐसे लाभ को एम्प्टी लाभ कहा जाता है। अब इसमें क्या है, पैशन एंड कमिटमेंट है। इसमें इंटीमेसी अभी तक नहीं हुआ। फर्स्ट साइट ऑफ लाभ, एक बार देखने के बाद जो लाभ हो जाता है उसमें पैशन तो है और कमिटमेंट भी हो सकता हो गया है, लेकिन उसमें इंटीमेसी नहीं हुआ। या ऐसे भी जो शादी से पहले जो है कुछ दिन पहले इस तरह का लाभ, फेचुअस लाभ का उदाहरण आप दे सकते हैं। या सबसे आइडियल है कंज्यूमेटिव लाभ, ये सबसे आइडियल है कंज्यूमेटिव लाभ। क्वेश्चन हमेशा आता है सबसे आइडियल लाभ क्या है ये, या किसी के बारे में आपको पूछ सकता है। तो आप लोग मोटा मोटी इसको नोट डाउन कर लिए हैं, समझ चुके हैं। अब आपको हम इसको एक और अच्छा से हम अगर इसको अच्छा से एक टेबल बना के आपको हम बताते हैं। यहां लिखिए टाइप्स ऑफ लव। इंटीमेसी, नेक्स्ट क्या कंपोनेंट था, पैशन, और नेक्स्ट था कमिटमेंट। क्या क्या 7 प्रकार का था लाभ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 प्रकार का था। सबसे पहले क्या था, लाइकिंग, दूसरा क्या था, इन्फेचुएशन, सॉरी, इन्फेचुएशन लव। तीसरा था एम्प्टी लव। चौथा था रोमांटिक लव। पांचवा था कॉम्पेनियनेट लव। छठा क्या था, फेचुअस लव। एंड सातवां था कंज्यूमेटिव
कंज्यूमेटिव लव और 8 नंबर में था नॉन लव। यही 8 प्रकार का था। तो लाइकिंग में क्या होगा, इंटीमेसी रहेगा, पैशन नहीं रहेगा, कमिटमेंट नहीं रहेगा। इनफैचुएशन लव में क्या रहेगा, इनफैचुएशन लव में ओनली पैशन रहेगा, ना कमिटमेंट रहेगा, ना इंटीमेसी रहेगा। एम्प्टी लव में क्या रहेगा, ओनली कमिटमेंट रहेगा, ये दोनों नहीं रहेगा। रोमांटिक लव में इंटीमेसी रहेगा, पैशन रहेगा। कंपोनेंट लव में क्या रहेगा, कंपोनेंट लव में रहेगा इंटीमेसी रहेगा और कमिटमेंट रहेगा, पैशन नहीं रहेगा। फेचुअस लव में क्या रहेगा, पैशन रहेगा और कमिटमेंट रहेगा, ये नहीं रहेगा। कंज्यूमेटिव लव में क्या रहेगा, तीनों रहेगा और नॉन लव में कुछ नहीं रहेगा। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आशा करते हैं कि स्टर्नबर्ग का जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ लव आपको याद हो चुका है। स्टर्नबर्ग कई थ्योरी दिया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस में भी काफी काम किया स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन कौन सा फैक्टर हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करता है। influencing on interpersonal factors influencing on interpersonal attraction, यानी इसको आप डिटर्मिनेंट्स भी वो बोल सकते हैं। तो मैंने इसका 3 भाग बना लीजिए, इंटरनल एक्सटर्नल एंड इंटरेक्शन। ये 3 है। तो इंटरनल में दो फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है नीड्स फॉर एफिलिएशन और एफेक्ट मतलब इमोशन। ठीक है, एक्सटर्नल में क्या है, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस और इंटरेक्टिव मतलब होता है अंतःक्रियात्मक। अब इसमें सबसे पहला है सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी का 3 प्रकार का है। एक तो सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड, फिर सिमिलैरिटी ऑफ पर्सनालिटी और बिहेवियरल। ठीक है, दूसरा क्या है, म्यूचुअल लाइकिंग। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी
दो तरह का है, एक इंटरेक्शन और एक्सपोजर, और नेक्स्ट एक और है ऑपोजिट एट्रैक्शन, यानी कि कॉम्प्लीमेंटरी क्वालिटी। इतना कारक है, ये सारे कारक क्या है, हमारा इंटरपर्सनल एट्रैक्शन को प्रभावित करता, इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं जल्दी जल्दी में हम लोग इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला है नीड्स फॉर एफिलिएशन, संबंधन की आवश्यकता। जिनको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लीजिएगा, संबंधन की आवश्यकता। हर कोई चाहता है कि किसी न किसी से अपना जुड़ाव, संबंधन की, तो संबंधन की आवश्यकता कई बार तरह तरह की परिस्थिति के कारण भी आता है। मान के चलिए अब कोई बीमारी का प्रकोप आ रहा, तो अगर कहीं आसपास में डॉक्टर होंगे तो उसके साथ संबंधन की आवश्यकता ज़्यादा अनुभव करेंगे हम लोग, और हो सकता है उनके प्रति हमारा एट्रैक्शन बढ़े। मान लीजिए अब हमें हमेशा पानी की जरूरत पड़ता है, और जो पानी टैंकर वाले हैं पानी देने के लिए आते हैं, उनके साथ हम संबंधन की आवश्यकता के चलते ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, उनके साथ दोस्ती करने का प्रयास करें। तो उसी तरह से है अफेक्ट, मतलब इमोशन। जब हम लोग पॉजिटिव इमोशन में रहते हैं, जब हमारे पास पॉजिटिव इमोशन रहता है, यानी कि खुशी के समय होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, हर्ष के समय होता है, तब हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अच्छा होता है। ये तो था दो इंटरनल। अब एक्सटर्नल में है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी हमारा एक इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को प्रभावित करता है। जो देखने में सुंदर हो, शरीर का गठन सुंदर हो, और उन जिनका बातचीत सुंदर हो, तो उन व्यक्तियों के प्रति हम लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और हमें वो ज्यादा अट्रैक्शन करते हैं। फर्स्ट जो साइट में, पहला दर्शन में अगर कोई सुंदर व्यक्ति हो, चाहे सुंदर वस्तु हो, वो हमें अट्रैक्शन करता है। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन फैक्टर। उसमें सिमिलैरिटी मतलब समानता। आप देखोगे जो कोई बच्चा है वो बच्चा से दोस्ती करता है, उसके साथ ज्यादा रहना पसंद करता है, या उसके साथ बातचीत ज्यादा पसंद करता है। कहीं गया है पार्टी में, अगर कोई बच्चा मिल गया तो उसके साथ वो खेलता है और ज्यादा अट्रैक्शन होता है उसके। तो सिमिलैरिटी ऑफ एटीट्यूड, समान एटीट्यूड वाले व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अट्रैक्शन होता है। फिर पर्सनालिटी, समान पर्सनालिटी वाले व्यक्ति भी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होता है। और व्यवहार, समान जो व्यवहार वाले हैं वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ओके, म्यूचुअल लाइकिंग मतलब रेसिप्रोकल। हम अगर किसी को पसंद करते हैं तो ये बात ज्यादा उम्मीद रहता है कि वो भी हमें पसंद करेगा। अगर हम किसी को नापसंद करते हैं तो हमें पसंद नहीं करेगा। तो ये है म्यूचुअल लाइकिंग। और प्रॉक्सिमिटी में एक तो एक्सपोजर के कारण होता है और इंटरेक्शन। जो पास रहते हैं, मान लो कई नया जगह में दोनों आदमी पास है, तो धीरे धीरे दोनों में बातचीत होता है, फिर एक दूसरे को जानते हैं, फिर अट्रैक्शन दोनों के प्रति होता है। अब लास्टली एक है ऑपोजिट एट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटीज। कई बार देखा जाता है कि जैसे नीड्स के अकॉर्डिंगली, या जो ऑपोजिट है, जैसे मान के चलिए अब कोई एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल चलाना बहुत अच्छा से जानता है, और एक बंदा है
जिसके पास बाइक है। अब जो मोबाइल पर चलाना जानता है उस बंदा के पास बाइक नहीं है, उसे जाना पड़ता है अगल बगल, तो क्या करेगा, वो बाइक वाले के प्रति अट्रैक्टिव होगा और उसके साथ दोस्ती करना चाहे। और जो मोबाइल चलाना, बाइक वाले हैं, मोबाइल चलाना नहीं जानता है, वो क्या करेगा, बाइक वाला उस मोबाइल वाले के पास जो चलाने जानते हैं उसके प्रति अट्रैक्टिव हो सकता है। तो इस तरह से ऑपोजिट अट्रैक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्वालिटी भी होता है। इसमें जैसे कोई मेल है तो फीमेल के प्रति अट्रैक्टिव होता है, या फीमेल है मेल के प्रति अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा ये तमाम फैक्टर्स जो है इसको प्रभावित करता है हमारा इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आगे का क्लास में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।